फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अभ्यर्थी जो विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी का वह पोर्शन जिसके बारे में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज्ड रहते हैं, या तो वो स्टडी पीरियड में हो या कॉम्पिटिटिव पीरियड में हो, दोनों समय में ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड रहते हैं, उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि विटामिन के क्या कार्य हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विटामिन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टॉपिक से निश्चित रूप से यह क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यह आपको बता दें कि आप यदि विज्ञान बायोलॉजी के क्षेत्र में विटामिन संबंधित क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। आज के यह वीडियो निश्चित रूप से आपके पास क्वेश्चन एक रहता ही रहता है विटामिन का। इस पोर्शन से आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। विटामिन संबंधित यह क्वेश्चन आपको निश्चित परीक्षा में पूछे जाएंगे। अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन के क्या कार्य हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला पॉइंट से इसके बारे में, विटामिन, जिसे हम उपापचय के माध्यम से भी जानते हैं। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन या उपापचय जो कहा जा रहा है प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? उपापचय की जो प्रक्रिया है, यह उपचय और अपचय शरीर में, आप जानते होंगे कि उपचय अर्थात बनने की क्रिया तथा अपचय टूटने की क्रिया जो होती है कोशिकाओं को, उस दोनों क्रियाओं को मिलाकर के उपचय और अपचय अर्थात उपापचय की क्रिया कही जाती है। ये विभिन्न रोगों से शरीर को लड़ने की क्षमता देती है। कौन? उपापचय के दौरान विटामिन जो होते हैं वह शरीर को विभिन्न तरह के रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए विटामिन बहुत आवश्यक है। मोटे तौर पर वैसे अभ्यर्थी जो मेडिकल टर्म से नहीं जुड़े हैं और विज्ञान में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उन्हें इस बात का अवगत होना चाहिए, या हम जो कोई भी थोड़ा जागरूक हैं यदि, तो हम जानते हैं कि विटामिन क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और विटामिन पर हमें क्यों अधिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि विटामिन जो होता है वह हमारे शरीर को, हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसलिए हमें विटामिन पर आज चर्चा करने की जरूरत पड़ी है। अब बात आती है कि विटामिन जो हम लेते हैं, या हमारे शरीर में भी कुछ विटामिन अपने आप प्रोड्यूस होते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा। तो वह जो विटामिन की जो हमारे शरीर में आवश्यकता है वह किस प्रकार से हमारे शरीर को डाइजेस्ट होता है, कैसे यह घुलनशील होता है। तो आपको बता दें कि यह विटामिन जो हम खाने में प्रयोग करते हैं या अन्य किसी माध्यम से ग्रहण करते हैं वह जल में तथा वसा में दोनों में घुलनशील है। तो पहले हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि वैसे कौन कौन से विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। विटामिन ए पर हम लोग देखते हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए का दूसरा नाम आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे रेटिनॉल भी कहते हैं और इसका मुख्य स्रोत होता है कैरोटीन युक्त फल। कैरोटीन युक्त फल विशेष करके यकृत व आंत्रिय श्लेष्मा की कोशिकाएं जो होती हैं उसमें यह पाई जाती है। उसके बाद कार्यिकी पर प्रभाव, कार्यिकी पर प्रभाव से अभिप्राय है कि यह, इसका क्या काम होता है हमारे शरीर के लिए? तो दृष्टि रोगों का संश्लेषण, एपिथीलियम स्वयं की वृद्धि एवं विकास में यह सहायक होता है। और कमी में क्या कहा जाता है? कॉर्निया या फिर त्वचा के कोशिकाओं का विकास इससे अवरुद्ध होने लगता है। अर्थात विटामिन ए की कमी से, इन सभी तत्वों की कमी से यह सभी परेशानी होती है कि कॉर्निया और त्वचा संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वह विटामिन ए की वजह से होती है। उसके बाद दूसरा है विटामिन डी। ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वह उन विटामिन की चर्चा कर रहे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं अर्थात फैट में घुलनशील होते हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन डी, जिसे कि हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी है। यह पाया जाता है मुख्य रूप से मक्खन, यकृत, मछली के तेल, गुर्दे, अंडे, इष्ट सूर्य के प्रकाश के द्वारा संश्लेषण के माध्यम से हमारे शरीरों को ग्रहण करते हैं। इसका कार्य पर प्रभाव अर्थात इसके क्या कार्य होते हैं? तो यह कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय का काम करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, हड्डियों तथा दांतों को मजबूत करता है और वृद्धि में सहायक होता है। और इसके कमी के कारण क्या होता है? तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे सूखा रोग, एस्टियोराइटिस हो जाती है तथा जो है कि वयस्कों में रिकेट्स का रोग हो सकता है विटामिन डी की कमी से।
तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विटामिन डी अर्थात कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण जो बीमारियां होती है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब तीसरा जो विटामिन है जो कि आपको यहाँ पर शरीर में हमारे लिए उपयोगी होता है वह है विटामिन डी, जो वसा में घुलनशील होता है, जिसे हम टोकोफेरोल कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो तेल, गेहूँ, अंडे एवं अंडे की जर्दी तथा सोयाबीन में पाई जाती है विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरोल कहते हैं। और यह जो होता है कि इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता में इसकी उपयोगिता होती है। और इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है, अर्थात विटामिन ई की कमी के कारण संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ जो है एपिथेलियम कमजोरी आ जाती है। लास्ट जो है वह चौथा जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन के, जिसे हम फिलोक्विनोन भी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो हरी पत्तियों, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन तथा आंत एवं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है यकृत में प्रोथिबिन का संश्लेषण करते हैं तथा लास्टली होता है कि इसका यह नहीं रहने से क्या होता है? तो यह नहीं रहने से हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है, और यदि हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता हो तो यह चोट पर रक्त का थक्का जमाने में काम करती है। क्या कहा गया है? चोट पर यह रक्त का थक्का जमाने में काम करती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर 4 तरह के विटामिन के बारे में यहाँ पर पढ़ा। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे 4 कौन कौन से विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला है विटामिन ए है, दूसरा आप देखेंगे कि विटामिन डी है, उसके बाद है कि पहला विटामिन ए, विटामिन डी, और तीसरा है विटामिन ई, और उसके बाद विटामिन के। ये चारों विटामिन जो हैं वह ये चारों विटामिन जो हैं कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि वसा में घुलनशील होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो इसके बारे में हम आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला जो विटामिन है जो जल में घुलनशील है वह है B1 को थायमिन भी कहा जाता है। इसके मुख्य स्रोत आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा और मांस के सह एंजाइम का घटक होता है। यह कहाँ से पाए जाते हैं? अनाज से, फलियों से अभिप्राय एक प्रकार से यूँ कह लीजिए कि जो बालियाँ लगती हैं उन्हें हम फलियाँ कहते हैं। तो अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, अंडा, मांस तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं। उसके बाद कार्किक पर प्रभाव, अर्थात हमारे शरीर में इसका क्या काम होता है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम का घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी में क्रियाओं में के सह एंजाइम का घटक होता है तथा इसकी कमी के कारण क्या होगा? इसकी कमी के कारण बेरी की बीमारी हो सकती है। इसी प्रकार अब दूसरा यहाँ देखते हैं B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। B2 है राइबोफ्लेविन। इसके मुख्य स्रोत है पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी सब्जी, पत्तियाँ, दूध एवं यकृत, मांस। ये सभी इसके मुख्य स्रोत हैं। B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसके मुख्य स्रोत हैं पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृत, मांस। उसके बाद है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उपापचयी के महत्वपूर्ण सह एंजाइम फैड, FAD तथा FNM का घटक होता है तथा इसकी कमी के कारण क्या है? किलोसिस रोग हो जाते हैं। इसके कमी के कारण किलोसिस रोग हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो आप देख रहे हैं वह है विटामिन B3। यहाँ तीसरा जो आप देख रहे हैं वह है B3, जिसे हम निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। इसका स्रोत यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा एवं फलियां हैं तथा इसका मुख्य कार्य होता है उपापचय के महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक होता है तथा पेलाग्रा रोग का यह मुख्य कारण बनता है। पेलाग्रा रोग का मुख्य कारण बनता है। यदि B3 की कमी आपके शरीर में रहे निकोटिनिक अम्ल की वजह से, तो आपको पेलाग्रा रोग हो सकता है। अब बात आती है कि विटामिन B5 में है कि एंटोथिनिक
पांचवा जो है वह है एंटोथिनिक अम्ल। एंटोथिनिक अम्ल अर्थात B5 की कमी के कारण पेंटोथिनिक अम्ल है, और यह कहाँ से प्राप्त होता है? अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली तथा गन्ना से यह प्राप्त होता है। तथा इसके हमारे शरीर में उपयोग जो होता है कैटाबॉलिज्म के महत्वपूर्ण सह एंजाइम विटामिन ए का घटक होता है। तथा इसकी कमी के कारण अर्थात B5 की कमी के कारण चर्म रोग, वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। यह आप देख सकते हैं पेंटोथिनिक नामक अम्ल की वजह से चर्म रोग, वृद्धि में कमी, बाल का सफ़ेद होना तथा जनन क्षमता को कम कर देता है। उसके बाद B6 होता है। B6 में होता है पैरिडॉक्सिन। B6 को हम लोग पैरिडॉक्सिन कहते हैं। यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत से प्राप्त होता है। इसका मुख्य कार्य होता है अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम का काम करता है तथा रक्त क्षीणता, चर्म रोग तथा पेशियां ऐंठन होने लगती है। इसी तरह विटामिन B7 है जो कि जल में घुलनशील है। विटामिन B7 जिसे हम बायोटीन भी कहते हैं, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फल ये सभी इसके स्रोत होते हैं तथा कारकीय प्रभाव में होता है। वशीय और अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है तथा चर्म रोग, बालों का झड़ना हो जाता है। उसके बाद B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का हमारे शरीर में हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरी पत्तीदार सब्जियाँ, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट और फलियाँ होती हैं। तथा इसका हमारे शरीर में क्या उपयोग होता है? तो वृद्धि, उर्धारणों के निर्माण में तथा DNA के संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो रक्त क्षीणता तथा वृद्धि में कमी हो जाती है। इसी प्रकार B12 भी हमारे लिए शरीर में जल में घुलनशील विटामिन का एक मुख्य अवयव है, और यह साइनोकोबालामिन में के नाम से जाना जाता है। साइनोकोबालामिन के नाम से B12 को जाना जाता है। यह मछली, मांस, यकृत, अंडा, दूध, आंत की बैक्टीरिया में पाए जाते हैं तथा इसके कमी से यह जो हमारे शरीर में वृद्धि, रोगाणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में मुख्य भूमिका अदा करता है तथा इसकी कमी के कारण रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और आखिरी जो विटामिन है हमारे शरीर में जल में घुलनशील, उसको हम लोग विटामिन C के नाम से जानते हैं, जिसको हम एस्कॉर्बिक भी कहते हैं। यह इसका मुख्य स्रोत आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर होते हैं तथा यह मुख्य रूप से किस काम में आता है? तो अंतरकोशिकीय सीमेंट कोलेजल जंतुओं में पाए जाते हैं। और इसकी कमी के बिना अर्थात विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग तथा मसूड़ों में सूजन हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विटामिन जो हमारे शरीर में वसा में तथा जल में घुलनशील है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, देखा और समझा है। आपकी आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में विटामिन से संबंधित इससे मुख्य रूप से प्रश्न रहते हैं। एक लास्ट प्रश्न और है आपके लिए कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में थ्रोम्बिन का निर्माण करना होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विटामिन संबंधित हमारा आज का यह चैप्टर, यह टॉपिक आज समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, जिसमें पादपों की आकार की अर्थात प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का विटामिन संबंधी यह जो जानकारी आपको दी गई है निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा आपकी विभिन्न आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसी शुभकामना के साथ कि अपने आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी करें, सफल बने। हमारी आपकी फिर से एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।